प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी इंस्टीट्यूशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रभात ज्ञान कोश के डेली न्यूज़ एनालिसिस को लेकर के हम एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हैं, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड का जो करंट अफेयर्स है उसको लेकर के और फिर हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं। उम्मीद है हमारी ये कक्षाएं आपको पसंद आ रही होंगी। और आज की जो हमारी पहली खबर है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है? ये दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है। अब जब अपन लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की, जब अपन बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका देश है उसके राष्ट्रपति किसको चुना गया है? सिरिल रामफोसा को, है ना। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच ऐतिहासिक गठबंधन समझौते के बाद सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं, है ना। तो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति बने हैं फिर से, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सिरिल रामफोसा। क्या नाम है उनका? सिरिल रामफोसा इनका नाम है, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पुनः चुने गए हैं। ठीक है। 71 वर्षीय रामफोसा ने संसद में एक आश्चर्यजनक उम्मीदवार जूलियस मामेला के खिलाफ मतदान में शानदार जीत हासिल की, जो कि दूर दराज के आर्थिक स्वतंत्रता सेनानियों के नेता हैं। श्री रामफोसा को 400 सदस्यीय सदन में मलेमा के 44 के मुकाबले 283 वोट मिले। बहुत बड़ी विक्ट्री ये कही जाती है। तो सिरिल रामफोसा जो कि दक्षिण अफ्रीका के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। और अगली जो खबर है वो है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से रिलेटेड है। और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस किस के बीच में हो रहा है? तो ये हो रहा है आप लोगों के रूस और मिस्र के बीच में हो रहा है। ठीक है, और रूस और मिस्र के बीच में कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है आपके भूमध्य सागर में। कहाँ पर हो रहा है? भूमध्य सागर में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये रहा हो गया आप लोगों के अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और यहाँ से ये हो गया आप लोगों के, यहाँ से ये भारत आ गया, और फिर ये तो ये यूरोप हो गया, ये यूरोप हो गया, और ये अफ्रीका हो गया। इनके बीच में जो ये वाला सागर है वो कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। ठीक है, तो भूमध्य सागर में रूस और मिस्र जो है एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने वाले हैं। तो रूसी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि रूसी प्रशांत बेड़े के 2 युद्धपोत भूमध्य सागर में मिस्र की नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लेंगे। क्लियर हो गया आपके दिमाग में? ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो मिस्र की राजधानी कौन सी है? काहिरा है। जबकि अगर अपन लोग देखें तो रूस की राजधानी कौन सी है? रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है, तो ये रूस और मिस्र के बीच में भूमध्य सागर में बहुत बड़ा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ये दोनों देश करने जा रहे हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो है युद्ध भी चल रहा है। और ऐसी स्थिति में रूस और मिस्र दोनों मिल करके और फिर एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। फिर अगली खबर की तरफ हम लोग जब बात करते हैं तो ये अगली खबर कौन सी है? ये स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड है। एक्चुअल में स्विट्ज़रलैंड क्या कर रहा है? तो स्विट्ज़रलैंड अपने देश के अंदर यूक्रेन की शांति को लेकर के शांति शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। कौन आयोजित कर रहा है? स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, कौन आयोजित कर रहा है? तो स्विट्ज़रलैंड आयोजित कर रहा है। क्या आयोजित कर रहा है? शांति शिखर सम्मेलन। ठीक है, और ये शांति शिखर सम्मेलन क्यों आयोजित कर रहा है? यूक्रेन में शांति को लेकर के। किस में शांति को लेकर के? यूक्रेन में शांति को लेकर के। और इसमें उसने 90 देशों को इन्वाइट किया है। कितने देशों को इनवाइट किया है? 90 के अधिक देशों को इनवाइट किया, जिसमें से आधे 50% तो यूरोप से हैं और शेष जो है वो संयुक्त राष्ट्र के अन्य देश हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो इस बात पर वो चर्चा करना चाहता है कि यूक्रेन में शांति बहाली कैसे हो। और ख़ास बात ये है इसमें कि भारत जो है उसको इसका इन्विटेशन प्राप्त हुआ है। और भारत की तरफ से इसमें भाग कौन ले रहा है? तो भारत में विदेश मंत्रालय में सचिव पवन कपूर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? पवन कपूर करेंगे। कहाँ पर करेंगे? स्विट्ज़रलैंड में। क्या है वहाँ पर? शांति शिखर सम्मेलन का आयोजित हो रहा है। किसको लेकर के आयोजित हो रहा है? यूक्रेन को लेकर के आयोजित हो रहा है। और ख़ास बात यह है कि स्वाभाविक तौर पर रूस तो इसमें नहीं जाएगा, चाइना भी नहीं जा रहा है, और उसके पीछे पीछे तटपुंजिया पाकिस्तान भी मना कर रहा है। वैसे उसको कोई इन्वाइट भी करने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी ये देश जो इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। अब फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो अगली जो हमारी खबर है वो किससे संबंधित है? ये है आप लोगों के वैश्विक इक्विटी मार्केट से संबंधित है। किससे संबंधित है? वैश्विक इक्विटी बाजार। ठीक है, और इसमें एक सुखद खबर भारत के लिए आई है। क्या सुखद खबर है? कि भारत ने हांगकांग से
चौथा सबसे बड़ा वैश्विक इक्विटी बाजार का तमगा वापस हासिल कर लिया है ना। यानी भारत पहले चौथे नंबर पे था, लेकिन हांगकांग चौथे नंबर पे पहुंच गया, तो अब भारत ने पुनः चौथा स्थान हासिल कर लिया है। तो हांगकांग से चौथा सबसे बड़ा वैश्विक इक्विटी बाजार का तमगा वापस हासिल कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम लोग देखें तो यहाँ पे भारत ने हांगकांग से चौथा सबसे बड़ा वैश्विक इक्विटी बाजार का तमगा वापस हासिल किया है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो अगली जो हमारी खबर है वो यूजीसी से संबंधित है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जो नई शुल्क नीति ली थी उसको वापस करने की घोषणा की है। तो उच्च शिक्षण संस्थान जिनको हम लोग कहते हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना, तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अर्थात उच्च शिक्षण संस्थानों पर जिस प्रकार से नए शुल्क लगाए थे तो उन नए शुल्क को वापस करने की नीति की घोषणा की है। तो उच्च शिक्षण संस्थानों को इस वर्ष 30 सितंबर तक सभी रद्दीकरण या माइग्रेशन के लिए शुल्क की पूरी वापसी प्रदान करनी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2024-25 के शैक्षणिक सत्र के लिए नई शुल्क वापसी नीति में इसकी घोषणा कर दी है। ठीक है, अब फिर हम लोग जब देखते हैं अगली जो हमारी खबर है वो किससे संबंधित है, साहित्य अकादमी से संबंधित है। ठीक है, और साहित्य अकादमी विभिन्न प्रकार के लेखकों को, अलग अलग भाषा के लेखकों को पुरस्कृत करता है। तो 2024 के लिए युवा पुरस्कार किसे प्रदान किए गए हैं, बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किए गए हैं। तो अपन जब साहित्य अकादमी की बात करते हैं तो 2024 के पुरस्कारों की जब अपन लोग बात करते हैं तो साहित्य अकादमी ने 23 लेखकों के नामों की घोषणा की है, जिनमें अंग्रेजी की लेखिका के वैशाली और हिंदी के लेखक गौरव पांडे शामिल हैं। ठीक है, तो युवा पुरस्कार किसे मिलेगा, है ना। तो युवा पुरस्कार की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें 2 लेखकों को युवा पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। एक तो किसको प्राप्त हो रहा है, के वैशाली को। किसको प्राप्त होगा, के वैशाली को प्राप्त होगा। और ये किसके लिए, इंग्लिश के लिए, यानी अंग्रेजी के लिए के वैशाली को युवा साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार प्राप्त होगा। उसके बाद में हिंदी के लेखक भी शामिल है और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है गौरव पांडे। क्या नाम है उनका, गौरव पांडे। और ये किस भाषा के हैं, हिंदी के हैं। तो हिंदी के गौरव पांडे को, इन दोनों को प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार मिलेगा। अब के वैशाली को क्यों मिल रहा है ये पुरस्कार, तो उनका एक संस्मरण है ना, के वैशाली का एक संस्मरण है और उस संस्मरण का नाम क्या है, होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया, है ना। तो इसका नाम क्या है, होमलेस। ठीक है, होमलेस गोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया, डिसलेक्सिक इन इंडिया। ठीक है, क्लियर हो गया आपके दिमाग में। तो इस संस्मरण के लिए के वैशाली को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार प्राप्त हो रहा है, जबकि गौरव पांडे जो है उनको हिंदी भाषा में उनकी एक कविता संग्रह, उसका नाम क्या है, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। क्या नाम है इसका, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। क्या नाम है इसका, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। ये उनका कविता संग्रह है जिसके लिए उनको जो है युवा पुरस्कार साहित्य अकादमी का प्राप्त हुआ। तो 2 लोगों के नाम आपको याद रखने, महिला में अंग्रेजी भाषा के लिए के वैशाली है, पुरुषों में हिंदी के लिए गौरव पांडे है। के वैशाली का संस्मरण है होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया, जबकि गौरव पांडे जो है उनकी कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। हम लोग अगली खबर की तरफ हमारा रुख करते हैं और ये अगली खबर है विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इन्होंने ई माइग्रेंट पोर्टल पर डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो इन दोनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ई माइग्रेट पोर्टल पर। कौन से पोर्टल पर, ई माइग्रेंट पोर्टल पर, है ना। तो ई माइग्रेंट पोर्टल पर जो है वो डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए, किसके लिए, डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए समझौता किया है। और डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए समझौता एसबीआई के साथ किया है। किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय ने किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, इस एकीकरण का उद्देश्य भारतीय प्रवासी श्रमिकों, भर्ती एजेंट और पोर्टल के अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए एक अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करना है। ठीक है, जिसकी इसने घोषणा कर दी है। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण खबर है। इसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो संबंधित है आप लोगों के यहाँ पे आर्सेनल और एवर्टन के पूर्व स्ट्राइकर कैम्पबेल का
54 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये हमारी अगली खबर है, फुटबॉल क्लब से संबंधित है, ठीक है। और ये जो आर्सेनल जो है फुटबॉल क्लब और उसके बाद में जो है वो एवर्टन फुटबॉल क्लब, ये दोनों जो है वो इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब है, ठीक है। और इनके लिए कौन खेलता था? इनके लिए खेलता था कैंपबेल, ठीक है। और ये जो कैंपबेल है वो उनके लिए स्ट्राइकर की भूमिका निभाते थे, लेकिन 54 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अगली जो हमारी खबर फील्ड खेल से रिलेटेड है, और ये जो है इसमें मिलवॉल के गोलकीपर मतीजा सर्किक का 26 साल की उम्र में निधन हो गया, ठीक है। अब ये मिलवॉल जो है वो भी एक, यूँ कह सकते हो आप लोग, फुटबॉल का क्लब है, और ये भी इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है। और इस क्लब के गोलकीपर थे, उनका नाम क्या था? मतीजा सर्किक, और मतीजा सर्किक का 26 साल की उम्र में निधन हो गया है, ठीक है। उसके बाद में हमारी जो अगली खबर है वो संबंधित है यहाँ पर G7। अभी आप लोगों को पता हो तो G7 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इटली में किया गया था, ठीक है। और G7 में विश्व के 7 बड़ी अर्थव्यवस्था इसमें शामिल है, और अभी इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ पर इनवाइट किया था, तो भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर उन्होंने भाग लिया था। तो G7 ने रूस की संपत्तियों से यूक्रेन के लिए 50 बिलियन का ऋण देने पर सहमति जताई, यानी कि रूस की जो संपत्तियाँ है उन संपत्तियों को जो है वो ये अधिग्रहित कर लेंगे, और अधिग्रहित करके उसके एवज में यूक्रेन के विकास के लिए 50 बिलियन का ऋण देने पर सहमति G7 ने जताई है, ठीक है। तो G7 ने यूक्रेन के लिए 50 बिलियन जुटाने के लिए रूसी संपत्तियों का उपयोग करने पर सहमति जताई है, ताकि वो रूसी सेना से लड़ सके, ठीक है। तो इटली में G7 के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तथा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इन दोनों के बीच में एक 10 वर्षीय द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और इस सुरक्षा समझौते को कीव ने ऐतिहासिक बताया। कीव क्या है? तो कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है, तो कीव ने जो है वो इसको ऐतिहासिक बताया कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच में 10 साल के लिए जो है वो द्विपक्षीय रक्षा सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और उसी के तहत फिर रूसी संपत्तियों से यूक्रेन के लिए 50 बिलियन का ऋण देने पर सहमति जताई है, और अमेरिका और फिर यूक्रेन के बीच में ये समझौता हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण देश और विदेश की खबरें। उम्मीद है हमारी यह क्लास आपको पसंद आ रही होगी। आपके फीडबैक हमको ज़रूर दीजिए ताकि हम इस क्लास को और भी ज़्यादा बेटर कर सकें। बहुत खुशी है कि इस क्लास को लगातार 100 से ज़्यादा व्यूज़ जो है प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। हम आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।